हम लोगों का चल रहा है पीरियाडिक टेबल। और पीरियाडिक टेबल में हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे और पूरा डिटेल देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि रेड से लिखा हुआ सब्सक्राइब की बटन दबा सकते हैं। और आप ईमानदारी से ऐसे ही देखते रहें, वॉच करते रहें, शेयर और लाइक कमेंट्स करते रहें। तो हम लोग शुरू करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम लोग देखें यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या हम उसी को कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। है क्या चीजें आयोनाइजेशन पोटेंशियल? The amount of energy required to take out the most loosely held electron from a neutral isolated atom. It gives positive ion. यहां पर कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि ये एक न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम है और इसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग बाहर निकाल दें तो बाहर निकालने के लिए इसको एनर्जी देना पड़ेगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग एनर्जी दे रहे हैं और वो भी IE के रूप में, आने की डेल्टा IH के रूप में, या हम यू कहें कि उसी एनर्जी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उस एनर्जी को हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि यहां पर इसको जब हम लोग एनर्जी देते हैं इस आइसोलेटेड एटम को, गैसियस एटम को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है A+ और ये गैसियस फॉर्म में अलग हो गया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। तो एक गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और उसको हम एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर उसी से हम लोग अगर निकाल दें, जैसे यहाँ पर ये प्लस हो गया, अब A+ से ये गैसियस फॉर्म में है, आइसोलेटेड फॉर्म में है, और इससे अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, या IE2 होगा ये। तो IE2 आने की सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये अब इस पर क्या होगा? अब इस पर डबल प्लस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कि एक आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देना पड़ता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहां पर यह बात क्लियर हो गया। अब देखिए उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पर यह है क्या चीज? एनर्जी रिक्वायर्ड। यहां पर ये एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब ये एनर्जी हम इसको देंगे तभी ये A+ में कन्वर्ट होगा, और उसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह रहे हैं। और ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि हम इसको एनर्जी देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि जो ये होगा प्रोसेस इन रिएक्शन, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि इसके यूनिट की बात कर लें तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होगी या उसको एक्सप्रेस करने की जो तरीके होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम में कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप किलो कैलोरीज पर मोल में कर सकते हैं, या आप चाहें तो किलो जूल पर मोल्स में कर सकते हैं। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू होता है 96.4705 किलो जूल पर मोल, या हम कह सकते हैं 23.06 किलो कैलोरी पर मोल होता है। अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं।
तो हम लोग देखें कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ले लें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होती है, तो जैसे आपने अभी एग्जांपल लिया था कि कोई भी आइसोलेटेड एटम है और इससे हम एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे तो A+ बन जाएगा, और यहाँ पर एनर्जी तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब फिर इसको आप एनर्जी दे दीजिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो A+ हो जाएगा, डबल प्लस, और ये सब आपके गैसियस फॉर्म में है। और फिर आप इसको जो है कि एनर्जी दे दीजिए और ये IE3 हो जाएगा, तो A++ हो जाएगा। ऐसे ही आप एनर्जी दे करके देते जाइए और इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए। तो यहाँ पर इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, IE2, IE3, IE4, इस तरह से हम एक एक इलेक्ट्रॉन जो निकालते जाते हैं, जो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है 2, 3, 4, है ना, इस तरह से। तो ये सारा सब आपका क्या कहलाएगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात कर लें। व्हेन एन एलिमेंट इन इट्स गैसियस स्टेट, जैसा हम लोग यहाँ पर ये लिए हैं, लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए डाइवैलेंट कैटायन। जैसे यहाँ पर अगर हम ये ले लें कि आइसोलेटेड एटम है और इससे 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालना हो तो यहाँ एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो एनर्जी अगर हम लोग दे दें और इससे 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम बाहर निकाल दें तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे हमने यहाँ पर कैल्शियम का लिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो कैल्शियम का होगा वो ये होगा +1146 किलो जूल पर मोल। ये एब्जॉर्प्शन एक तरह से एनर्जी है, इतना एनर्जी देना पड़ा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये इक्वल नहीं है, डबल, ये डबल एनर्जी नहीं है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, यानी कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो रिक्वायर्ड होगा उसका डबल ये एनर्जी नहीं है। इस बात को ध्यान देंगे। एक क्लियर है ना कि नॉट इक्वल टू डबल द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग देखें यहाँ पर अफेक्टिंग फैक्टर्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होंगे, जरा हम लोग वो देखें। फर्स्ट है साइज ऑफ द एटम और आयन। तो साइज यहाँ पर जो है कि साइज पर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर देखें कि आयोनाइजेशन जो एनर्जी या एंथैल्पी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एटम और आयन के। इसका मतलब ये हो गया कि अगर साइज बहुत बड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान, तो एनर्जी कम देना होगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग ये मान लें, जैसा आपने देखा कि भाई यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, सब सेल्स हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आप चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एनर्जी इसको देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। तो अब यहाँ पर अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ये दूर होगा तो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही कम यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी तरफ, उतना ही अगर दूर है अगर इलेक्ट्रॉन तो उतने ही कम पावर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना हो तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा तो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। उस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस बात को ध्यान देंगे। तो साइज अगर बड़ा तो एनर्जी कम, या आयंस का साइज अगर
बड़ा है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग कंपेरिजन करें, जैसे कि यहाँ पर है साइज ऑफ एटम या आयन, तो यहाँ पर जैसा हम लोग ये इस तरह के जो है कि स्पीसीज का हम लोग साइज या आयंस की ये जो साइज है या एटम की जो साइज है, कंपेरिजन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऑर्डर यहाँ पर साइज का ये अगर देखें तो ए का सबसे बड़ा होता है, फिर ए प्लस का, फिर ये इसका छोटा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर स्पीसीज एक ही है तो ध्यान से हम लोग अगर देखें तो बात क्लियर हो जाएगा। भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 मान लेते हैं। अगर इसका एटॉमिक नंबर अगर 10 है तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन भी 10। यहाँ पर प्रोटॉन कितना होंगे, 10, लेकिन इलेक्ट्रॉन 9, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 8 और प्रोटॉन 10। तो प्रोटॉन सब में 10 होंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो प्रोटॉन जब ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो प्रोटॉन क्या करेगा, अपनी तरफ स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइज इसका छोटा और इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग देखें तो जब साइज इसका छोटा है ना, या ऑर्डर इस तरह का साइज का ऑर्डर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है या एंथैल्पी है, उसका ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम इधर स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसका साइज छोटा होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, इसलिए इसके एनर्जी क्या होंगे, ऐसे अगर हम लोग देखें तो बढ़ता जाएगा। क्लियर? अगर हम कंपैरिजन करें ग्रुप और पीरियड में, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर हम लोग चलें तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग ये देख लें कि ये पीरियाडिक अगर टेबल है तो टॉप टू बॉटम अगर किसी भी ग्रुप में चलें तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बड़ा होगा। यहाँ साइज बड़ा होगा, ये साइज छोटा होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ नीचे के एलिमेंट से आसान होगा, एनर्जी कम देना होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। यहाँ साइज छोटा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रांग होगा, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे अगर चलेंगे किसी भी ग्रुप में तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, इस बात को ध्यान देंगे। लेकिन अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम चलें तो लेफ्ट टू राइट चलने से क्या होगा कि साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो जब साइज कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज छोटा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इसलिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा या बढ़ेगा। तो इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर चलेंगे तो इंक्रीज करेगा। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो देखें हम लोग यहाँ पर अफेक्टिंग फैक्टर्स में सेकेंड है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, तो वहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात को ध्यान दें। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। और आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। भाई ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये सेल है, ऐसे सेल बढ़ रहा है। एक और बना लेते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। अब यहाँ पर अगर हम साइज की अगर बात कर लें तो ये साइज हम मान लेते हैं कि बड़ा है ये वाला, और ये साइज छोटा है। तो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा, और यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले लें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम प्लस।
अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 1s2 आएगा। यहाँ पर अगर हीलियम का अगर देखें तो यहाँ पर भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आएगा। और यहाँ पर दोनों का आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने यहाँ पर लिख दिया कि लिथियम का यहाँ पर देखिए कि ज़्यादा है और हीलियम का यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर सीधा सा रीज़न ये है कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार आप लोगों को निकालना हमने सिखाया है इसी पीरियाडिक टेबल में, 3rd या 4th वीडियो में आप लोग अच्छे से सीखे होंगे, है ना, 4th वीडियो में कि कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं। तो यहाँ जेड स्टार Li+ का कितना है 3 है और यहाँ पर इसका जेड स्टार है 2। तो यहाँ पर जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो देखें 7298.1 है, यहाँ पर 2372.3 है किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये तो देख लिए कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका भाई कम है इसलिए जो है कि एनर्जी कम है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए भी अगर हम लोग देखें तो इस लिथियम अगर होगा तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 3 होगा और यहाँ पर हीलियम होगा तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा 2 होगा। तो जब यहाँ पर प्रोटॉन 2 है और यहाँ पर प्रोटॉन 3 है तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन इसके लिथियम वाले इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन उसके इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे होंगे, यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर 3rd की अगर बात करें, नेचर ऑफ सबसेल की बात कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सबसेल ये है NS, NP, ND और NF है। तो यहाँ पर अगर देखें कि आयोनाइजेशन जो एनर्जी होगा इसका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा, इसका साइज छोटा होता है, ये न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी ऑर्डर इस तरह का आता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफ़िकल्ट है ये, और यहाँ मोर ईजियर। यहाँ पर और हम कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या होगा, अगर देखा जाए न्यूक्लियस से डिस्टेंस तो इंक्रीज करेगा मतलब इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा और सबसे कम इसका। एनर्जी ऑफ सबसेल इसका सबसे ज़्यादा और इसका कम, आने के इधर से इधर चलें तो एनर्जी क्या होगा इंक्रीज करेगा। साइज ऑफ सबसेल अगर देखें तो इधर से इधर चलेंगे तो साइज क्या होगा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ ये तीनों इंक्रीज करेंगे इधर से इधर चलने पर, और लेकिन यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा डिक्रीज करेगा। इस बात को ध्यान देंगे। आगे हम लोग 4th फैक्टर्स देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाफ फील्ड, 4th पॉइंट की बात कर रहे हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स में, तो हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबसेल की अगर बात करें तो हाफ फील्ड सबसेल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू सिमेट्री। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि हाफ फील्ड सबसेल जो होगा वो उसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो ज़्यादा होता है। क्यों यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है? वो रीज़न है ड्यू टू सिमेट्री। अब सिमेट्री का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल है और इसी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो ध्यान दें कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो अब यहाँ पर अगर सभी एक डायरेक्शन में कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो आप समझिए होता क्या है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि मान लीजिए कि 2 वायर है, हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस वायर में नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है।
तो करंट क्या होगा, I की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ऊपर से नीचे होगा। अब इन दोनों वायर की वजह से अगर हम यहाँ पर फोर्स निकालेंगे तो ये दोनों कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कि नहीं। अब यहाँ पर अगर हम इस वायर की वजह से फोर्स यहाँ निकालें और इस वायर की वजह से फोर्स का डायरेक्शन हम यहाँ निकालें तो क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, मतलब ये वायर क्या होंगे, ऐसे हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब है कि वहाँ अट्रैक्शन होगा। तो अब जहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की वजह से अट्रैक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा, निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। तो यहां पर हाफ फील्ड सबसेल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू सिमेट्री। तो सिमेट्री की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो हाफ फील्ड होते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्बिटल है, जैसे कि पी सबसेल है और ये उसके ऑर्बिटल हैं, तो इसमें जो हाफ फील्ड हैं तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में हैं, अपवर्ड हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये हाफ फील्ड है। ये सिमेट्रिकल हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, इस सिमेट्रिकल की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इस बात को ध्यान दें। सेकेंड पॉइंट ये कि नोबल गैसेस हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन वैल्यूज, यानी कि अगर हम लोग देखें पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं तो उसमें जो नोबल गैसेस होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ओजी, ये सारे जो है कि जो एलिमेंट्स हैं अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा क्या रखेंगे, हाईएस्ट उनके क्या होंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होंगे। अब यहाँ पर क्यों होगा अपने पीरियड में, अपने पीरियड का मतलब भी एक बार फिर से हम लोग समझ लें कि ये जैसे पीरियाडिक टेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे जो है ये आपका पीरियड है, तो कहने का मतलब है कि इधर से इधर जब चलेंगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे इनर्ट या नोबल गैस होंगे ग्रुप 18 के जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ओजी, वो अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। मतलब इधर वाले का कम तो इधर वाले का सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप ये भी तो जानते हैं कि अपने पीरियड में जो नोबल गैस होते हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है लेकिन लेते नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन को काउंट करते हैं। ये हम लोग डिस्कस पिछले क्लासों में कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो रीजन है वो यहाँ पर रीजन है ड्यू टू वेरी स्टेबल ऑक्टेट। वेरी स्टेबल ऑक्टेट का मतलब है कि जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर S में 2 और P में 6, यानी कि यहाँ पर जो उसके आउटर मोस्ट सेल हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे भरे हुए हैं, उसके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, स्टेबल हैं, इसलिए अपने पीरियड में जो इनर्ट गैस होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है। ये भी आप याद रखें कि उनके जो वैलेंस सेल होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इसलिए उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। अब यहाँ ऑर्डर की बात कर लें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर लें, भाई जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो D5 की जो स्टेबिलिटी होता है वो P3 से क्या होता है, कम होता है। ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, क्यों, क्योंकि डी सबसेल का जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, साइज भी ज़्यादा है, बड़ा है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। अब इसका अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो D10 से क्या होगा, कम होगा, इसका ज़्यादा, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, वेरी स्टेबल हो गया, ये कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से, और ये क्या है, हाफ फील्ड है, इसलिए इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। लेकिन अगर P6 का इससे करें, अगर P में 6 कर दें तो P6 का ज़्यादा होगा D10 से। P6 की स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसका साइज क्या है, छोटा है, न्यूक्लियस के बहुत करीब है उसके बैलेंस सेल,
और इसकी वजह से स्टेबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका, तब इसका, तब इसका, तब इसका। अगर हम S सब सेल उसमें जोड़ दें तो सबसे ज़्यादा S का हो जाएगा, S को एकदम बिल्कुल उधर रखेंगे, यानी कि इन सभी में से S का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे एक और फैक्टर देखते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो हम लोग देखें यहां पर शील्डिंग इफेक्ट, तो यहां आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होगा वो शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जब शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली होगा तो क्या होगा, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सेल होते हैं, और जब ये अगर हम लोग ध्यान दें तो सेल ये बढ़ता जाता है, तो होता क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस सेल में और न्यूक्लियस के बीच लगने वाला, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, इनके बीच ये रिपल्सन बढ़ जाता है, इसलिए न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के बीच ये अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज कर जाता है। इसी डिक्रीजिंग फोर्स को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हीलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। या हम यूँ कहें कि रेस्पेक्टिव पीरियड में जो नोबल गैस होते हैं उसके जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इस बात को याद रखें। आगे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी एक फैक्टर होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, जरा उसके बारे में हम लोग देखें। तो हम लोग देखें यहाँ पर, आगे हम लोग देखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है कि कैसे अफेक्ट करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि आयोनाइजेशन जो एनर्जी हो गया या एंथैल्पी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। स्मॉल n से हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, उस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, इस बात को ध्यान दें। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले करके देखते हैं, ये कहने का मतलब क्या है। अब वैसे भी अगर हम लोग देखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, इसका मतलब ही है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो साइज बढ़ते हैं, और साइज बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, तो यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा आपका थर्ड है, फिर उसके बाद सेकंड है और फिर आपका फर्स्ट है। तो यहाँ पर ये क्यों ज़्यादा हुआ, फिर ये, तो यहाँ पर हम लोग इसको देख करके बता सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का अगर देखें तो यहाँ पर ये होगा 3s2, तो यहाँ पर अगर पहला जो इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे वो 3s से निकालेंगे, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ n की वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से देखें तो n की वैल्यू 3 है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। अब यहाँ पर चूंकि अगर ध्यान दें तो यहाँ पर इससे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, तो अब बचेगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब चूंकि 3 से ही निकाले हैं तो अब यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें
तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें तो वो भी n बराबर क्या किससे निकल रहा है 3 से। तो अब हम थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए ये 3 से निकला, अब किससे निकलेगा, अब भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, अब ये भी निकल चुका है। अब यहाँ पर इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा P6 से जो हाईली स्टेबल है। तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया 2 हो गया। तो अब n की वैल्यू 2 हो गया। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो सबसे कम आपका n की वैल्यू इसी में है। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, है ना। तो ये बात क्लियर हो गया कि जिसका n की वैल्यू कम उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। यही आपने यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर डेटा हमने भी लिख दिया है, वैल्यू भी लिख दिया, आप देख सकते हैं। ऐसे ही बेरिलियम और बोरान की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बेरिलियम का जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ये है, और जो बोरान का थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये है। क्लियर, किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर दोनों का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो ये आएगा भाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोगों को तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखना है थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब देखिए ये वाला तो निकल चुका है, इससे मतलब नहीं, इसमें से एक ये निकल गया और एक इसमें से। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3s1 बचा, और यहाँ पर थर्ड निकालने के लिए 1s2 है। तो अब यहाँ पर देखना है कि ये ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा। तो अब हम यहाँ पर हमने यहाँ रेड पेन से लिख दिया है n की वैल्यू। तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और यहाँ पर 2 है कि नहीं। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या हो रहा है 1। ये पहले वाले का है, यानी कि बोरान का ये है और बेरिलियम का ये है, बोरान का ये है। तो अब यहाँ से अगर हमको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ये तो डिफिकल्ट होगा भाई। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है भाई। ये 1 है, n की वैल्यू क्या है, ये n की वैल्यू है, और ये यहाँ n की वैल्यू 2 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू कम होगा, जैसा आप देख रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके। तो हम लोग यहाँ पर देखें, कंपैरिजन जरा करें कि एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है तो उसका ग्रुप और पीरियड में किस तरह से वेरिएशन होगा, या ग्रुप और पीरियड में चलेंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा, या टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या चेंजेज होंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, जरा वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीरियड में तो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, यहाँ पर अगर देखें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय +1 एट ईच नेक्स्ट एलिमेंट। आप जानते हैं कि पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट चलें, जैसे आप जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल भाई कुछ इस तरह का होता है। तो पीरियाडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं इधर से इधर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। इधर से इधर चलेंगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो बढ़ेगा। क्लियर। अब यहां पर एग्जांपल लेकर के जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सेकेंड पीरियड के ये एलिमेंट्स हमने लिख दिया, और सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है। अब जरा इनके आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर हम लोग अगर देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी फर्स्ट है, ठीक है। वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर तो आपका ये आया, लेकिन क्यों आया जरा ये जाने।
तो भाई ये तो क्लियर है कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड में चलेंगे तो क्या होगा, राइट वाले का ज्यादा और लेफ्ट वाले का कम होगा। लेकिन यहां पर अगर हम दो लोग देखें तो बीच बीच में क्या हो जा रहे हैं, चेंजेज हो जा रहे हैं, जैसे यहां चेंज हो गया, यहां पर चेंज हो गया, ऐसा क्यों भाई? तो यहां पर हम लोग देखें इसका रीजन क्या है। जैसे ये पीरियड में ये सारे एलिमेंट्स हैं क्रम से, तो यहां पर नियॉन का तो फुली फिल्ड, सभी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हैं, सभी सबसेल भरे हैं, तो यहां पर इसका तो सबसे ज्यादा होगा, क्लियर। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये नियॉन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से, और फ्लोरीन का ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑक्सीजन से, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका ज्यादा होगा। अब रही बात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, बात कर लें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम ध्यान दें तो यहां पर 2p4 है, यहाँ 2p3 है, या इनकम्प्लीट फील्ड है और यहाँ पर कंप्लीटली हाफ फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड है, ये इनकम्प्लीट फील्ड है ना। तो आपको अभी हमने अफेक्टिंग फैक्टर्स में बताया कि जब वो हाफ फील्ड होते हैं तो सिमेट्रिसिटी की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। तो यहाँ हाफ फील्ड है इसलिए इसका ज़्यादा हो जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब नाइट्रोजन ज़्यादा ऑक्सीजन कम। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ 2p है, यहाँ पर भी 2p है, ये अब यहाँ पर देखें तो इसका ज़्यादा होगा कार्बन से। अब यहाँ पर अगर कार्बन में अगर देखें तो यहाँ 2p2 होगा, ऐसे अगर देखें तो 2p2 होगा, यहाँ 2p1 होगा। तो यहाँ पर भी अभी तो ये p से ही निकल रहा है, इसलिए लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, क्लियर। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर अगर ध्यान दें तो बात क्लियर हो जाएगा कि यहाँ 2p1 है, यहाँ 2s2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें भाई, यहाँ पर ये तो आप जानते हैं 1s2 2s2, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2, तो हमने 2s बस लिखा है 2s2। तो यहाँ 2s से निकलेगा, यहाँ 2p से निकलेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है लेकिन सबसेल क्या है, अलग अलग है। यहाँ s है तो यहाँ p है। तो हमने बताया था कि s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है p के कंपैरिजन में, क्योंकि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो s सबसेल में उस क्या होता है, न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होता है। तो अब यहाँ पर इससे निकलना डिफिकल्ट होगा तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम। फिर इसका यहाँ 2s है, यहाँ पर 2s1 है, तो ये अब ज़्यादा हो गया, ये कम। तो अब जरा हम इसी को अगर अरेंज कर दें ऑर्डर में तो आपका कुछ इस तरह से आएगा। ये बात समझ में आया? तो करेक्ट ऑर्डर आपका ये बन गया। ऐसे ही हम अगर थर्ड पीरियड की बात कर लें तो यहाँ पर है सारे एलिमेंट्स, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। यहाँ पर अगर हम इनके भी अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इंक्रीज करेगा, और ये तो पूरा भरा हुआ है इसलिए ये ज़्यादा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा। यहाँ पर तो हम लोगों को कोई वेरिएशन दिखा नहीं दिखा भाई, ये ज़्यादा ये कम। अब यहाँ फास्फोरस और सल्फर की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीटली हाफ फील्ड है, ये इनकम्प्लीट फील्ड है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम, इसलिए ये ज़्यादा और ये कम। अब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करें, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये ज़्यादा ये कम। अभी भी यहाँ पर P है, यहाँ भी P है, तो ये ज़्यादा ये कम। यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर हम लोग अब देखें तो यहाँ बात उलट जाएगा, क्योंकि यहाँ अब S में से निकलेगा, यहाँ P में से निकलेगा, तो S वाले का ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। अफेक्टिंग फैक्टर्स में आप देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का ज़्यादा, एल्युमिनियम का कम। अब यहाँ पर देखिए ये S से निकलेगा, ये भी S से निकलेगा, इसलिए ये ज़्यादा ये कम। तो अब ऑर्डर अगर हम लोग देखें, करेक्ट ऑर्डर क्या बनता है, सोडियम का कम, उसके बाद देखिए मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से ज़्यादा, तो एल्युमिनियम पहले लिख दिया, मैग्नीशियम बाद में, फिर उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद सल्फर का कम है और फास्फोरस का ज़्यादा है, इसलिए फास्फोरस इधर लिख दिया। तो ये करेक्ट ऑर्डर बनता है। अब हम कुछ पीरियड के हम जो है कि एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन
एनर्जी या एंथैल्पी का ऑर्डर लिखते हैं। आप उसको जो है कि आप लोग देखिएगा कि कैसे वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वेरिएशन कैसा है, और उसकी वैल्यू भी हम लोग लिख देते हैं हम। तो हम लोग जो है कि अब हम लोग देखते हैं कि पीरियड और ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, और वो उसके साथ हम किलो जूल पर मोल में उसके वैल्यू भी नीचे लिख देंगे। तो हम लोग देखें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, पहले पीरियड में देखते हैं और फिर हम लोग ग्रुप में देखते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो कुछ हमने एलिमेंट्स का जो है कि पीरियड में, एक तरह से कहें कि पीरियड में आने वाले सभी एलिमेंट्स का हमने क्या कर दिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, अब वो करेक्ट ऑर्डर भी लिखा है हमने, और उसके वैल्यू जो होंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के किलो जूल पर मोल में, वो वैल्यू भी नीचे हमने लिख दिया। जैसे यहां पर आपने हाइड्रोजन हीलियम को देख लिया, ऐसे ही लिथियम का कम है तो बोरान का ज़्यादा है, और फिर बोरान से ज़्यादा बेरिलियम का हो जाता है। तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करता है, जैसा हमने एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को अभी पीछे समझाया। तो यहाँ पर ये ऑर्डर हमने सबका लिख दिया है, और इस ऑर्डर को आप लोग जो है कि बहुत अच्छे से देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर अब चूंकि हम रेड कलर से नहीं अलग कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह लगभग तो है ही कि चेंजेज हैं। जैसे यहाँ पर चेंजेज है, यहाँ पर चेंजेज है, यहाँ पर चेंजेज है, यहाँ पर चेंजेज है ना। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि एक्चुअल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ कहाँ पर चेंज हो जा रहा है। ये पूरा आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर है और उसके वैल्यू हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया कि पीरियड में हम, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, यानी 7th पीरियड हो गया। तो यहाँ पीरियड में अगर हम लोग चलें तो वहाँ पर भी वेरिएशन है। अब जैसे यहाँ पर है कि ये बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ फिर कम आगे पीछे हो रहा है, तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है ऐसा। ये बात को हम लोग जाने। तो ये तो हो गया कि पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। और यहाँ पर ध्यान देने की बात एक और चीज़ है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ज़्यादा होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से। तो ये भी हम लोग जाने, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग समझें कि ऐसा हम लोगों का हो क्यों रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा सवाल है क्या, साइज का, एटॉमिक साइज का। क्लियर? तो एटॉमिक साइज की वजह से ऐसा हो रहा है, इस बात को ध्यान देंगे कि एटॉमिक साइज की वजह से ऐसा हो रहा है। एटॉमिक साइज छोटा तो क्या होगा, आपके आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होंगे। तो इस बात को ध्यान देंगे। तो ये आप लोगों का रहा पीरियड में। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रुप में आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए, पूरी चीज़ हम दे दिए है ना, कोई चीज़ हम छोड़ नहीं रहे हैं, ताकि आप नॉलेज गेन करें तो बहुत अच्छे से गेन करें। तो देखें हम लोग ग्रुप में किस तरह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर होगा। तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, साइज बड़ा होगा तो कम। अगर साइज छोटा हो गया तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान जरूर दें, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक, जो आईपी होगा एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग देखें यहाँ पर कि ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे जो है कि वेरी करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लिथियम से सीजियम की तरफ अगर हम लोग बढ़ें
तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी सीजियम का सबसे कम और लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड, ये सारे ग्रुप्स हैं, ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ ग्रुप तक का हमने लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट आई है, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और ये सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और उसके वैल्यू है, ये ऑर्डर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वेरिएशन है, इस वेरिएशन को आप याद रखेंगे। ऐसे ही थर्ड में देखें तो ये कुछ ऑर्डर हम लोगों का मिलता है, फोर्थ में ये ऑर्डर मिलेगा, फिफ्थ में ये ऑर्डर होगा, सिक्स्थ में ये होगा, सेवन्थ में ये ऑर्डर मिलता है, और एट्थ में ये ऑर्डर मिलता है। और यहाँ पर हमने वैल्यू भी दे रखा है ताकि आप ये समझ सकें कि एक्चुअल में कितना डिफरेंस हो रहा है ना। और यहाँ पर इस तरह से अपने ऑर्डर को अरेंज करेंगे। आगे हम लोग 9th ग्रुप देखते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है, या उसके आगे के जो ग्रुप्स हैं उनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी के क्या ऑर्डर हैं। तो हम लोग देखें यहाँ पर आगे अगर बढ़ें तो ग्रुप में और 9th ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा वो हम लोग देखें। तो यहाँ पर ऑर्डर हम लोगों को ये मिल रहा है, और हम लोग देखें तो लगभग हर ग्रुप में वेरिएशन मिल रहा है। कुछ इधर आते हैं तो हम लोगों को वेरिएशन नहीं मिलता है ना। जैसे यहाँ पर भी वेरिएशन नहीं मिलता है, लेकिन जगह जगह जो वेरिएशन है वो हम लोगों को केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका कम हो रहा है, इसका ज़्यादा हो रहा है। और ओ पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली 13 to 18, तो हैवी जो एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखता है, उसको भी आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 9th ग्रुप का ये होगा, 10th का ये, 11th है ये 12th का ऑर्डर मिलेगा हम लोगों को, ये 13 ग्रुप का है, ये 14 ग्रुप का है, ये 15 ग्रुप का ऑर्डर है, ये 16 और ये 17 ग्रुप का ऑर्डर मिलेगा। और ये नोबल गैस आने की इनर्ट गैस या ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनके ये ऑर्डर हम लोगों को आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर मिलेगा। आगे हम लोग ये अब देखते हैं कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ज़रा आगे हम लोग अब देखें। तो हम लोग देखें यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसा आप लोग जानते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है कि सभी जो स्पीसीज दिए गए हैं उन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, बराबर हो। अगर सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो हम उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो जरा उसका हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज उस एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियाई होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उसका साइज छोटा तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ज़्यादा होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो होगा वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? या हम यूँ कहें कि साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के। यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक नंबर के क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि द आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इंक्रीज विथ द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या करेगा, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। क्लियर? कैसे बढ़ेगा, जैसे कि एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सभी में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे सल्फर है 16 में अगर 2 और इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सब में 8 है, इसलिए ये सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि ये सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सारे हैं। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो 18 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए यहाँ 20 प्रोटॉन है, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए 19 है, यहाँ 18 को खींचने के लिए 17 है, यहाँ 18 को खींचने के लिए 16 है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा छोटा अगर होगा तो कोई कौन होगा, कैल्शियम, फिर K+, फिर Cl-, फिर S2-। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि साइज सबसे छोटा इसका, सबसे बड़ा इसका, तो आयोन ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। यानी साइज छोटा तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका, और सबसे कम क्या होगा, इसका होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब यहाँ पर ऐसे ही हमने IE दे दिया किलो जूल पर मोल में, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन सभी से निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पीज किलो जूल पर मोल में हमने दे दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देखें कि लिथियम का सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1 है। इसलिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होने से अगर हम लोग देखें तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है वो सबसे ज़्यादा है, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस लेक्चर के लिए या इस वीडियो के लिए इतना है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे हम लोग, और लाइक शेयर कमेंट्स भी करेंगे। जब कमेंट्स आते हैं तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। यूं ही आशीर्वाद आप लोगों को निकल जाता है देने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें। इस वीडियो के लिए इतना है, फिर पीरियोडिक टेबल के अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।